बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं जवाद कमाल। NA 249 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां पर ज़िमनी इलेक्शन से मैदान मार लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने जनरल इलेक्शन में ये नशिस्त जीती थी, फैसल वावड़ा ने यहाँ पर इस हल्के में काम करवाए, तरक्याती काम या नहीं करवाए, क्या वजह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हल्के से 2018 के जनरल इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत तरीन उम्मीदवार शहबाज शरीफ को शिकस्त देकर नेशनल असम्बली में पहुंची थी, और अब इस जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि 5वें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो अब तक के नताइज सामने आए गैर हतमी और गैर सरकारी उसमें स्टैंड कर रही है। चौथा नंबर रहा PSP का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीती। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूसरे नंबर पर रहे और कलदम TLP इस हल्के से तीसरे नंबर पर रही है। ये जानने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हुक्मरान जमात वफाक से उसकी क्या वजूहात रही यहाँ से नशिस्त हारने की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इस हल्के में या फिर कराची में या सिंध में काम करवा रही है जिसकी वजह से उसे ये नशिस्त मिली है, या फिर PTI की बैड गवर्नेंस या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुरी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाया। और प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में PDM के मुत्तहिद होने के इम्कानात मज़ीद कम हो जाएंगे, क्योंकि कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार इस बात की गुमाजी कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का PDM को एक बार फिर से मुत्तहिद होने का ख्वाब अब चकनाचूर हो जाएगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन की पार्टियां हो, ऐसा क्यों होता है कि हर दफ़ा हारने के बाद कोई भी जमात, हारी हुई जमातें इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करती हैं, और जो जमात नशिस्त जीत जाती है, इलेक्शन जीत जाती है, वो इंतखाबात की पर जो उठती उंगलियां हैं उस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाती, जबकि वही जमात अगर कहीं और से हार जाए तो इंतखाबी नताइज पर वो भी सवालिया निशान उठा रही होती है। किस हद तक इंतखाबी इस्लाहात की अब ज़रूरत है? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम लगाया, कहा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को हाईजैक किया है। किस तरह हाईजैक किया इलेक्शन को? क्या इस तरीके की इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं जिसके बाद तमाम ही जमातें इंतखाबी नताइज को तस्लीम करें? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्वाइन किया मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाब साहब ने। अहमद जवाब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर तालपुर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद जवाब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बदतरीन शिकस्त यकीनन इसे कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बल्दिया NA 249 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ी। 5वें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। यहाँ पर अब क्या वजूहात, आप क्या समझते हैं, क्यों ये सीट हार गए और इतनी बुरी तरीके से हारे? जी जवाद, मैं इस इलेक्शन के हवाले से कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जिसमें ये तासुर के पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। इस मैदान मारने के पीछे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं पेश करना चाहूँगा। नंबर 1 तो देखें कि इस इलेक्शन में जो टर्न आउट रहा है वो तो तकरीबन को 20-21% रहा है, यानी कि 80% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। और यहाँ पे जो लो टर्न आउट हुआ है, जाहिर है उसका असर सारी पार्टियों के वोट बैंक के ऊपर पड़ा है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक 2018 के इलेक्शन के कंपैरिजन में कम हुआ है। लेकिन मौजज़ाती तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक जो है वो 2018 के इलेक्शन से दुगना हो गया। जो पॉलिटिकल पार्टी 2018 के इलेक्शन में बॉटम में थी वो अब जंप मार के जो है वो नंबर 1 पे आ गई। ये एक मौजज़ा है। अब अगर इस मौजज़े की वजह ये बयान की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने कोई कराची में काम किया है या कोई मार्का मारा है, तो कराची के हालात क्या? कराची में साफ पीने का पानी कोई बेहतर हो गया? क्या कराची में गार्बेज डिस्पोजल का निज़ाम कोई बेहतर हो गया? क्या कराची में कोई ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो गया? क्या कराची के अंदर कोई बिजली का निज़ाम ठीक हो गया? क्या कराची के अंदर कुत्ते काटने के वाकयात में कोई कमी हो गई? क्या कराची के अवाम को कोई और रिलीफ पिछले को 2.5 साल में पीपल्स पार्टी, लेकिन हम 2.5 साल की बात करते हैं, जवाब साहब, जो मसाइल आपने गिनवाए, इन मसाइल का हल PTI भी तो ना निकाल सकी ना। 14 नशिस्तें जीतने के बाद कराची हो गए हैं, तो 12.5 साल के बाद कराची के मसाइल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में
जो हैं वो सबसे ज्यादा वो नजर आते हैं, ये जिससे कि यही पता वजह चलता रही है है। कि अहमद जवाद 12.5 साहब, साल कथा में कोई कलामी की काम माजरत चाहूंगा, मैं ये 14 बात नशिस्तें, इसलिए कर रहा हूँ जवाद 14 साहब, मैं नशिस्तें ये आपने बात भी जीती इसलिए यहां कर रहा से, हूँ तो पीटीआई भी कि मसाइल का हल नहीं अब निकाल जब सकी कोई कराची मुआवजा से। अगर होता है ना, तो मुआवजे की जरा थोड़ी से एनालिसिस करने की जरूरत होती है। जी ये मुआवजा जो हुआ है पीपल्स पार्टी के जीतने का, इसके एनालिसिस मैं कर रहा हूं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये पीपल्स पार्टी ने कोई मैदान मारा है या पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को मैनेज किया है। तो अच्छा, ये तासुर जो अब पीपल्स पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि हारने वाली पार्टियां जो हैं वो हमेशा कंप्लेन करती हैं। देखें, एक कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर वो रहा है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन शाज़ो नादर हारती है, और उसकी वजह क्या होती है कि वो इलेक्शन को मैनेज करने की पोजीशन में होती है। और ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ है कि पीटीआई हुकूमत में भी है और इसके बावजूद वो इलेक्शन हारती है अगर ज़िमनी इलेक्शन में। तो ये एक नया ट्रेंड है, इसको आप बेशक कह लें इसे कि ये नया ट्रेंड कहिए, बैड गवर्नेंस अवाम कहेंगे ने अपनी अहमद जवाद साहब? डिससेटिस्फेक्शन दे दी। अहमद जवाद साहब, नया ट्रेंड कहिए, बैड गवर्नेंस कहेंगे? क्योंकि कराची के मसाइल का हल तो वहीं खड़ा है। 14 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दी, आपने पीपल्स पार्टी को तो 12 साल गिनवा दिए, लेकिन कराची में 3 साल पीटीआई के भी देखे। कराची के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था कराची के मसाइल के हल करने के लिए, मगर बल्दिया जो बहुत ज्यादा पसमानदा इलाका कराची का, यहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला, वो हल नहीं हुआ अब तक। यहाँ पर सड़कें अब भी वैसी ही टूटी फूटी है, इंतहाई पसमानदा इलाका अब भी कहलाता है। फैसल वावडा साहब 2.5 साल से जायद यहाँ से नेशनल असम्बली के रुकन रहे, वफाकी वजीर भी रहे, मसाइल हल नहीं करवा सके। जवाद साहब देखें, अगर आपके कहने का मकसद ये है कि चूंकि कराची के मसाइल को हल नहीं कर सके, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कराची के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी है, या ये वहां पे एमएनए की जिम्मेदारी है कि उसने कराची के मसाइल का हल कराची के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के पास है। ठीक कराची के मसाइल का हल प्रोविंशियल बजट के पास है, ठीक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे है, उसकी गवर्नेंस के ऊपर है। किसी एमएनए का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने गवर्नेंस करनी है, जिन्होंने अवाम को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वो एमएनए के पास मुंतकिल हो जाएंगी। एमएनए का काम तो कानून साजी होता है, असेंबली के अंदर जाके करना। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट एमएनए है। अपने तैमूर हिसाब तालपुर से कोई साहब, सर्विस या रिसोर्सेज नहीं दे पीटीआई तो सकता। बरी जिम्मा हो गई कराची के मसाइल से, ये नहीं, कहकर बड़ी कि ये उज़्ज़मा की एक बात एमएनए नहीं का। है। ये सिर्फ ये है कि ये डिटरमिन करना कि कराची के मसाइल या सिंध के मसाइल की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। वो उसकी सूबाई हुकूमत के पास है, जो 12.5 साल के बाद भी किसी मसले का हल नहीं दे सकी। और तैमूर आज तालपुर एक साहब, किसी मौजज़ा हो मसले जाता का है कि हल वो नहीं बड़ी दिया, पॉपुलर मोजज़े से पार्टी आप लोग बन ये जाती नशिस्त है, जीत तो गए ये हैं। बात फवाद समझ चौधरी आती साहब है भी कि ये कह रहे इलेक्शन हैं को कि मैनेज किया पीपल्स गया। पार्टी ने एक नशिस्त के लिए पूरे निजाम को यरगमाल बनाकर रख लिया है। अहमद जवाद साहब ने भी कहा आप लोगों ने सीट को मैनेज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम तो तरस गए थे आज को अपने पीटीआई के दोस्तों की, जिन्होंने बातें बड़ी बड़ी की थी। बल्दिया बताएगा कराची का फ्यूचर, बल्दिया बताएगा कि क्या किसका कराची है, तो ये सारा तो आपके सामने आ ही गया। अब जरा मैं आपको एक रिकलेक्शन पे ले चलूं। आप कराची की बात ना करें, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो 11 बाई इलेक्शंस ये पीटीआई की करप्ट तरीन, नाअहल तरीन हुकूमत हार चुकी है, और ये वाहिद वो बदबख्त फेडरल गवर्नमेंट है। अगर आप हिस्ट्री निकाले पाकिस्तान की, ये तो आज तैमूर तक साहब, कोई अहमद जवाद साहब ने भी फेडरल कहा ना कि हमने इलेक्शन मैनेज नहीं किया, वरना हमेशा रूलिंग पार्टी जो ज़िमनी इंतखाबात होती है वो जीतती थी, और ऐसा होता भी था। अहमद जवाद साहब ये कह रहे हैं कि हम कोई इलेक्शन मैनेज नहीं करें, एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है जी, तो अपना मलिक इलेक्शन हारे, और इतनी गंदी तरह से हारे कि इनका कैंडिडेट छुप गया कितना अरसा। ये सांगड़ की इलेक्शन हारे, वो भी मैनेज थी। थरपारकर की इलेक्शन मैनेज थी। उमरकोट की इलेक्शन मैनेज थी, और ये भी इलेक्शन मैनेज थी। वहीद भाई, इलेक्शन जो मैनेज होती है ना, उनमें डस्का वाले हिसाब किताब होते हैं। एजेंट्स गायब हो जाते हैं, ऑफिसर्स गुम हो जाते हैं, लोगों की अमवात होती हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, पूरी जो आपकी गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। आके ये सबसे पुरअमन तरीन इलेक्शन था जो आज तक हुए पाकिस्तान के। उनमें से एक बंदे का सर नहीं फटा, एक बंदे को चोट नहीं लगी, एक ऑफिसर कोई जो है गलत काम करते हुए आपको पाया नहीं गया कैमरा पर। तो ये इनकी सियासी मौत हो चुकी है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा पीटीआई के बारे में बात न करें। पीटीआई वाज इन द पास्ट,
मैं पहले भी कह रहा था कि दो ही सियासी कुव्वतों के बीच में मुकाबला हो रहा है, एक नून लीग, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत छोटे मार्जिन से जो है जीत हुई है, शायद 1000 से भी कम वोट का डिफरेंस है। अगर आज पीएमएल नून जीती होती तो बिलीव मी, मैं उनको मुबारकबाद देता, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुकाबला आज हो, कल हो, परसों जब भी होगा, सियासी जमातों के, सियासी कुव्वतों के बीच में होगा। ये जो किराए पे लाए हुए हैं, ये जिनको सेलेक्ट करके लाया है मुल्क को लूटने के लिए, मुल्क को खाने के लिए, आपको वजह क्या है भाई पता है कि क्या ये क्यों हो रहा है? जब गरीब इंसान जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, किसी भी सूबे में हो, किसी भी शहर में हो, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, उनके घर में बिजली होगी पर वो बिजली की लाइट ऑन करना अफोर्ड नहीं करेंगे, वो सुबह को ठंडे पानी से गीजर होते हुए नहा के जाएंगे, वो अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकेंगे, तो वो 2 काम कर सकते हैं। पहला काम इन बदबख्तों को बददुआएं देंगे, और दूसरा काम वो इनके खिलाफ वोट देंगे, वोट की ताकत इस्तेमाल करेंगे, जो 11 बाई इलेक्शन में प्रूव हो चुका है। ठीक। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या रिकाउंटिंग की तरफ आप लोग जाएंगे? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खास तौर पर जिस हल्के से आप जीती ने 75 डस्का, उसका जिक्र किया आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि डस्का का शोर बहुत ज़्यादा मचाया गया। डस्का का शोर मचाने वाले बताएं बल्दिया में कहाँ कोई फायरिंग हुई, कोई ऐसा वाक़या पेश आया, हमने किस तरह इलेक्शन को हाईजैक किया? देखिए जी, डस्का की अगर इलेक्शन की बात की जाए, वो तो आप लोग सबने देखा, मॉनिटर किया, और उसके जो भी रिजल्ट आए, फैक्ट्स आए, वो सब एविडेंसेस पे बात हुई, और अल्लाह का शुक्र है बाद में जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारा एज पर एक्सपेक्टेशन था, वो रिजल्ट वही आया। अभी मेरे जो पीटीआई के रहनुमा हैं भाई, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अवाम के मसाइल हल करने की जो एक एबिलिटी होती है एक किसी पार्टी में, वो पीटीआई में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बस जो ब्लेमिंग गेम करते आए हैं और करते अभी चल रहे हैं, तो इनमें से भी इनको निकलना चाहिए। डस्का पंजाब में भी पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट में है, उनके वज़ीर आला हैं, और यहाँ कितने इन्होंने अवाम के जो मसाइल जो हैं वो हल कर लिए। इनसे कुछ हुआ नहीं तो इन्होंने इलेक्शंस को जो है वो पूरा एक सिस्टम को हैंडीकैप करते हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि डस्का की अवाम ने उसका पहरा भी दिया और अल्लाह ने हमें सुरखरू भी किया। अब 249 में क्या हुआ आप लोगों के साथ? तो कराची के इलेक्शन में जो रात तक हम मॉनिटर कर रहे थे, उसमें पीएमएलएन की लीड थी, फॉर्म 45 के मुताबिक उसकी लीड थी। आई होप कि वहाँ पे भी शायद कोई धुंध वाला फैक्टर ही चला रात को लेट नाइट, तो उसके भी रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो गए। लेकिन बात यह है कि पीटीआई तो बिल्कुल खत्म हो गई है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि पिछले चंद माह में जो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा वफाकी हुकूमत को, इसके पीछे क्या वजूहात रही, और हर इलेक्शन, हर इंतखाबात हारने के बाद क्यों उस पर सवालिया निशान उठते हैं। एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये आप लोगों के लिए? ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी कि वो इन शिकस्तों को फतह में तब्दील करे? देखें जवाद, पहले तो मैं मेरे भाई जो हैं तैमूर तालपुर साहब, उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए बदबख्त तरीन और करप्ट तरीन पीटीआई वालों के लिए। तो ज़ाहिर मैं भी पीटीआई का ही हूँ, तो लेकिन मैं उनके इस हार्श वर्ड्स का जवाब जो है वो मुस्कुराहट से ही देना चाहूँगा, और फिर भी उनका एहतराम करूँगा, उनकी ओपिनियन का भी एहतराम करूँगा, क्योंकि मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ है वो है या तो मैं नॉलेज पे बात करता हूँ, या मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ, या मैं एनालिटिक्स के साथ बात करता हूँ। और मैंने अपनी पिछली बारी में भी जो भी बातें मैंने की वो सारी मैंने फैक्ट बेस्ड थी या वो एनालिसिस बेस्ड थी, कि जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे। जाहिर है उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि पीटीआई की अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर वो यके बाद दीगरे ज़िमनी इलेक्शन हार रही है। इसमें मैंने आपको एक अच्छा एस्पेक्ट तो ये बताया था कि बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट वो हुकूमत में भी हो और वो इलेक्शन हारे। इससे एक चीज़ तो चलें, हम कह सकते हैं कि हुकूमत में होने के बावजूद अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन फिर अपना कोई रोल अदा कर रहा है। चलें कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए इसको फैक्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसमें पीटीआई की आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को अपनी कारकर्दगी के हवाले से बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
पीटीआई को अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। तो ये खास सब तौर कब पे होगा? मैं ये 3 समझता हूँ साल कि गुजर महंगाई चुके का हैं, अगले 2 जो साल रह गए। तूफान आप है, समझते हैं अब जो अगले कि 2 एक आम साल में आदमी टारगेट को अचीव कर लेगी पीटीआई? मेरा ख्याल है अहमद कि जवाद सबसे साहब, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। राइट, और हर इलेक्शन जो बिल्कुल है, ठीक, काम जिमनी करने की इलेक्शन जरूरत है, जी मगर अहमद जवाद साहब कब करेंगे? 3 साल गुजर चुके हैं, अगले 2 साल रह गए, आप लोग टारगेट जी अचीव मैं कर बताता लेंगे? हूँ। जी जी देखें, एक आम आदमी तक फायदा कब पहुंचेगा, असल सवाल तो ये जी होता है। बिल्कुल। आप लेकिन जो इकोनॉमिक डायनामिक्स होती हैं, उसका स्टार्ट इकोनॉमिक डायनामिक्स से ही होता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर से ही होता है। हम वो हुकूमत हैं कि जब हुकूमत में आए थे तो हमें $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स मिले थे, आज $23 अरब के फॉरेन रिजर्व्स हैं। हमें करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का मिला था, आज वो सरप्लस में है। हमारे पिछले 10 महीने में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रही है। आज पाकिस्तान में पिछले 3 साल में स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट पोजीशन पे है। आज वो डॉलर जो 170 के बाद 200 पे जाने की प्रेडिक्शन की जा रही थी, वो आज 150 पे आ गया। आज पाकिस्तान का टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2004 की उस ऊंची सतह पे पहुंचा है तकरीबन 15 साल के बाद। ये है अहमद जवाद इकोनॉमिक साहब, ये सब इंडिकेटर्स। बातें अब ठीक है, जो लेकिन क्वेश्चन पंजाब है, में चीनी क्वेश्चन है कि चीनी एक के आम हसूल आदमी को के लिए फायदा, लगती अब लंबी जब लंबी आपके लाइनें, इंडिकेटर्स ठीक हो आटे के जाते उसूल हैं, के जवाद लिए साहब लोग अगर आप दरबदर। अलाउ करें मैं इसको कंक्लूड कर लूं तो उसकी कि अगर देखिए अहमद आपके जवाद साहब, मैं इंडिकेटर्स, बिल्कुल कता कलामी आपकी की माजरत इकोनॉमिक चाहूंगा, इतना प्रोग्राम में फाउंडेशंस और वक्त, डायनामिक्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, तो ये फिर उसके सब बाद ठीक उसका हो भी ट्रिकल जाए, डाउन हो इफेक्ट, रहा है आपके बकौल और वो सब ठीक ट्रिकल हो रहा है, डाउन हर इफेक्ट चीज जो है सरप्लस वो में फिर जा आम रही है, आदमी मगर का चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें कुछ और ही बयान करती है। आटे के हुसूल के लिए जिस तरह अवाम पिछले साल भी देखा बहरान रहा गंदुम का, इस बार भी ये कहा जा रहा है गंदुम का बहरान है, कि ये सूरत हाल कुछ और बयान करती है। जी मैंने आपको यही चीज बताई कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, डायनामिक्स हैं, वो बहुत बेहतर हुई हैं पहले 2.5 साल में, क्योंकि आपने सवाल किया था कि 2.5 साल हो गए हुकूमत ने क्या किया है। इस हुकूमत ने इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया है, उसकी डायनेमिक्स को बेहतर किया तो है। आपके अब जवाब से हम अगला ये उम्मीद चैलेंज रखें ये कि है अगले कि 2 इसके साल में, इफेक्ट जो हैं अगले 2 वो से 2.5 आम साल में आदमी तक टारगेट पहुंचे अचीव हो और उसके जाएगी। ऊपर हुकूमत को अब काम करना होगा। बिल्कुल ठीक, काम करना होगा। तैमूर तालपुर साहब, पीडीएम पर बहुत ज्यादा अब सवालिया निशान उठते रह गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर पुरुमीद थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस आ जाएगी पीडीएम के अंदर, लेकिन अगर कल रात से अब तक के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के रहनुमाओं के बयान देखें जो एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस चली जाएगी? मैं सबसे पहले तो मेरे ख्याल मेरे भाई अहमद जावेद साहब ने शायद मैंने करप्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था, नाहिल का वर्ड इस्तेमाल किया था, मेरे ख्याल से चाहिए। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो करते हैं, जो चौहान साहब करते हैं, जो गिल साहब करते हैं, मेरी तो तरबियत नहीं है। पर फिर भी अगर बात आपको दिल में लगी, आई एम सॉरी जावेद भाई, मेरा मतलब नहीं था आपका दिल दुखाना, पर बिलीव मी, मैं वैसे भी झूठ जिसके लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर मैं रोजे में हूँ। मैं कल जब आपके इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, मैं कसम का कहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जो पीटीआई में, वो कह रहे थे अल्लाह करे हम पीटीआई के इलेक्शन हारे ताकि हमारे कुछ बड़े कुछ सीखें कि हम कहाँ गलतियां करें। मैं तंजिया तौर पे नहीं कह रहा, मैं इस तरीके के कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छी बात की, तरीकेकार होना चाहिए। अभी भी 2 वक्त का टाइम है, कुछ इस मुल्क के लिए कुछ भला कुछ बेहतरी आ जाएगी, तो खराबी नहीं है। आप अच्छाई की बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने 2018 से अभी तक 33 बिलियन डॉलर्स के लोन उठाए हैं। जब आपने कहा था आप लोन नहीं उठाएंगे, 2 साल में ये पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाए। आपका जो एक्सटर्नल डेथ है वो 18 ट्रिलियन पे चला गया है, विच इज 7.5% इन 1 ईयर, विच इज अनबिलीवेबल, अनक्रेडिबल। 44 ट्रिलियन का आपका जो है पब्लिक डेप्थ आपकी चली गई है वहां पे। आज एक जो पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी पर 1,75,000 रुपए का कर्जा है, जो पहले कभी भी नहीं था। और ये सारी चीजें रखी, अगर अच्छाई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अहमद जावेद साहब, आप इमरान खान को कहें कि बजाय इसके कि नंबर्स में, मैं भी नंबर्स को छोड़ता हूं, आप भी नंबर्स को छोड़ दें, हमें नंबर से कोई गर्ज नहीं है। आप आम आदमी के लिए रोटी, पानी, चाय, दूध सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। हम कहेंगे इकोनॉमी की खैर है, हमें कोई परवाह नहीं है। बाकी मेरे भाई ने, जो वहीद भाई ने बात की, आई वांट टू कम बैक टू दैट। देखें जी, हमारा शुरू से पीडीएम बनाने वाले हम थे, पीडीएम की बुनियाद बनाने वाले हम थे। पीडीएम की कामयाबी में सबका हाथ था, नून लीग का, मौलाना साहब का, हमारा। पर मेरे ख्याल से हम एक बड़ा टैक्टफुली अच्छी तरह से चले, और आज भी जरदारी साहब ये चाहते हैं, चेयरमैन साहब ये चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि पीडीएम साथ रहती तो बहुत बेहतर होता। आज अगर हम साथ होते तो ये टिकट भी पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करती, हम भी नून लीग को वोट देते। पर कुछ तलखियां हो गई, नहीं होनी चाहिए थी।
कुछ हमने जो है नुकसान खाया बयानबाजी से, ट्वीट से अपनी, वो नहीं होना चाहिए था। बेहतर सिस्टम चलता, हम बेहतर मुकाबला करते। बहरहाल पीडीएम रहे या ना रहे, हम एक चीज पे इस मुल्क के मफाद में हैं, हम इस अवाम की मफाद में हैं, हम डिक्टेटर्स के खिलाफ हैं, हम सेलेक्टेड के खिलाफ थे और रहेंगे। चाहे पीटीआई की पॉलिसीज जब तक बेहतर दुरुस्त नहीं होती, हमें ये स्टैंड अवाम के लिए, अवाम की खातिर लेना पड़ेगा। नून लीग कहीं भी जाए, कुछ भी करे, इन डिक्टेटर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। अब किस तरह से होगा अल्लाह बेहतर जाने, पर ये कहीं से भी आप इंप्रेशन ना लें कि अगर पीडीएम में कोई 19-20 हो रही है या हम पीडीएम से अगर अलग होकर भी काम कर रहे हैं, पीटीआई की सपोर्ट में कोई भी डेमोक्रेटिक जमात कभी भी नहीं आएगी। ठीक। अहमद जवाद साहब, आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह पीडीएम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही चाहती थी कि यकीनी तौर पे कि ये तमाम जमातें किसी सूरत एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, अब वो काफ़ी हद तक क्लोज हो गया। मेरा आपसे एक सवाल था जिसका आप वो जवाब नहीं दे सके कि अगले 2 साल में पीटीआई वो टारगेट अचीव कर लेगी जो टारगेट अब जो 3 साल गुजर चुके हैं उनमें अचीव नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तैमूर तालपुर साहब ने भी वही नुक्ते उठाए कि पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें, आटे और चीनी के उसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें जब तक लगना बंद नहीं होंगी, आम आदमी को उसका रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टारगेट वहीं के वहीं खड़े। देखें जवाब, मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की थी, इसको मैं दोबारा सादा ज़बान में एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले 2.5 साल में हमने जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इस कंट्री का, उसको बेहतर किया, क्योंकि हम एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में थे। और उसके तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ, यानी ये वो इंडिकेटर्स हैं जो उसको साबित करते हैं कि इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने बेहतर कर लिया। अब अगला मरला यही है कि आपने इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आवाम तक पहुंचाना है। उसमें चाहे आप एग्जेजरेट भी अगर करेंगे जी कि आटे की लाइनें लगी हुई हैं, मैं फिर भी यही कहूँगा कि कहीं पे भी आटे की लाइनें नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी चीनी की लाइनें नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कीमतें ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अवाम को उसका रिलीफ पहुंचना चाहिए। लेकिन आप लोगों को कहने के बजाय करना तो आप यही आप लोग विफाक में आप लोग बैठे जी। अहमद साहब, आप कह रहे हैं मैं कहूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन करेगा कौन? विफाक में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी है, अगर वो भी ये कहेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर इसको इन मसाइल को हल कौन करेगा? नहीं, ये तो नहीं मैंने कहा। मैंने तो ये कहा है कि 2.5 साल में पीटीआई ने पहला जो एक ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया। और वो ऑब्जेक्टिव क्या था? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक फाउंडेशंस को ले करने का। अब इसकी बुनियाद पे पीटीआई ने अपने अगले 2.5 साल के अंदर सिर्फ इन मेन चीजों पे काम करना है, जिसमें गवर्नेंस, जिसमें महंगाई पे काबू, जिसमें अशियाए जरूरत की कीमतें और उनकी दस्तयाबी, इसके ऊपर पीटीआई ने काम करना है। और इंशाल्लाह अब ये जो 2.5 साल हैं ये हमारे एडवांटेज के साल हैं। पिछले 2.5 साल हमने डिसएडवांटेज से स्टार्ट किया था, अब जो 2.5 साल अगले हैं वो हमें एडवांटेज हमने गेन कर लिया है और इसकी बुनियाद पे हम ये टारगेट्स अचीव कर लेंगे, जिसमें महंगाई भी कम होगी, कीमतें कम होंगी, अशियाए जरूरत की दस्तयाबी होगी, गवर्नेंस की हालत बेहतर होगी। ये हम कमिट कर रहे हैं कि ये हम अगले 2.5 साल में, जो कि हमारी मैंडेट है, आपने कमिट किया कि अगले 2.5 साल में पीटीआई हमारी मैंडेट 5 साल की थी। बिल्कुल ठीक है, अगले 2.5 साल में पीटीआई टारगेट अचीव कर लेगी। ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंतखाबी नताइज के बाद हारने वाली तमाम ही जमातों की जानिब से जो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात हैं, उस पर तमाम जमातें किस तरह एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं, किस तरह मुत्तहिद हो सकती हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, इलेक्शन ज़िमनी हो या फिर आम इंतखाबात हो, हारने वाली जमातें नताइज को तस्लीम नहीं करती हैं, इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात की बड़ी अशद ज़रूरत है। किस तरह तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं? हुकूमत बार बार इंतखाबी इस्लाहात की बात करती है, अगर अब वफाकी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की बात करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ बैठेगी इंतखाबी इस्लाहात के लिए? देखिए, ये तो एक नया ट्रेंड सेटल बन गया ना। ये ट्रेंड पहले पाकिस्तान और इंडिया में होता था, बांग्लादेश में होता था, अब तो आपने देखा जो बाइडेन को भी जो है अपना ट्रंप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो ये तो एक नया सिस्टम बन गया है, एक नया कोई ट्रेंड है जो हर किसी को ये लगाना है। मेरे ख्याल से जहां पर आपको विजिबली नजर आता है, फॉर एग्जांपल डस्का की बात थी, झगड़ा हुआ, लोगों की अमवात हुई, रिकॉर्डिंग्स थी, वीडियोस थी, फायरिंग की, लोगों की जबरदस्ती करने की,
तो वहां पर शक शुबा है, जहां पर एक पीसफुल इलेक्शन होता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, तो मेरे ख्याल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अवाम भी देख रही है, लोग समझते हैं, लोग देख रहे हैं कहाँ पर 19-20 होता है, कहाँ पर सिंपल चलता है। हमें तो इतनी सख्ती थी, यहाँ पर पीटीआई के जो अरकान थे उनके लिए लेटर्स निकले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि उनको मेहरबानी करके वहाँ से निकाला जाए, जैसे लास्ट टाइम जो हलीम आदिल शेख साहब ने किया था, आज वही करने की कोशिश की। पर हमने बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पे उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हल्के से निकल जाए। और हमें ऑन द अदर साइड सख्ती से कहा गया था, चीफ मिनिस्टर सिंध का, क्योंकि हमें भी जाले बुला रहे थे, वो कह रहे थे जब उनके एमएनएस एमपीज आ रहे हैं तो हमारे वुज़रा एमपीज एमएनएस क्यों नहीं आ सकते। हम पे तनकीद भी थी हमारे वर्कर्स की कि आप आएँ, आके ज्वाइन करें। पर हमें बहुत पॉइंट ब्लैंक लास्ट मीटिंग में सीएम ने कहा था कि मेरा अगर कोई वजीर या एमपी एमएनए वहाँ पे गया है, एमपी है, तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को अरेस्ट करवा के लेके जाऊंगा, फिर मुझसे तुम लोग नाराजगी करते रहना। तो हमने पूरी कोशिश की हम इस इलेक्शन को जितना फेयर कर सके उतना करें, और मैं उम्मीद रखता हूँ बाकी जगहों पे, बाकी सूबों पे इसी तरह से इलेक्शन होना चाहिए। अगर तनकीद बराए तनकीद है तो फिर गलत है, अगर तनकीद बराए इस्लाह है तो मेरे ख्याल से उसको वेलकम करना चाहिए। अहमद जवाद साहब, इलेक्शन इस्लाहात में आखिर रुकावट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीतने से पहले भी ये कहती थी कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। अब आप लोग विफाक में हैं और हमने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन देखे उसके हारने के बाद, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, एन ए 249 में अमजद आफरीदी साहब ने भी उस पर उंगलियां उठाई हैं। तो इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट क्या है? क्यों तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं कर रही वफाकी हुकूमत? इसमें जवाब आपको अगर याद हो तो प्राइम मिनिस्टर सेनेट की जो इलेक्शंस है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को ये हदायत जारी की थी कि आप अपोजिशन पार्टी से डायलॉग, उनके साथ इंटरेक्शन करें इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अब इंटेंशन बिल्कुल बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएं ताकि ये ब्लेम गेम ख़त्म हो जाए। और लेकिन इस इलेक्शन इस्लाहात की कामयाबी उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बुनियादी तौर पे 3 बड़ी जमातें और इसके अलावा छोटी जमातें भी सब इस प्रोसेस में शामिल हों, ताकि ऐसी इलेक्शन इस्लाहात की जाएं कि जो किसी एक की सुटेबिलिटी या किसी एक की कन्वीनियंस या हुकूमत वक्त की कन्वीनियंस ना हो, बल्कि वो ऑल टाइम ऑल सीजन वो इलेक्शंस में न्यूट्रलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को उजागर कर सके। मैं आपको एक देखें, हमारे इलेक्शन में वाकई बहुत फ्लॉज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्टी इलेक्शन जीतती है, इसके बावजूद कि 80% लोग जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक पार्टी इलेक्शन जीतती है, जैसे इस इलेक्शन में 16,000 के करीब वोट हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन एट द सेम टाइम तकरीबन 45,000 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ डाले गए हैं। यानी आप ये देखें, ये हमारे इलेक्शंस के ये फ्लॉज हैं कि मेजॉरिटी जो है वो रिजेक्ट कर रही है और कम तादाद में लोग उसको फेवर कर रहे हैं। लेकिन हमारी इलेक्शन रिफॉर्म्स में जो भी इस वक्त डेफिशिएंसी हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर है उनको दूर करने की जरूरत है, और ये तमाम पार्टियों को मिलकर करना होगा। ये पीटीआई अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगी, 2/3 मेजॉरिटी भी रिक्वायर्ड होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी अगर ऑर्डिनेंस के जरिए या किसी एक पार्टी ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लेके इलेक्शन से लाने की कोशिश की तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई इसको। ठीक, बिल्कुल ठीक। नौशीन इफ्तिखार साहिबा भी हमारे साथ। नौशीन साहिबा, इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त मुल्क में महसूस हो रही है, क्योंकि जो भी जमातें इंतखाबात हारती हैं वो उस इंतखाबात के नताइज पर सवाल का निशान उठा देती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी ज़्यादा इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत महसूस करती है वफाकी हुकूमत के साथ बैठ कर इसके मसाइल को हल करने के लिए? ये होने चाहिए। अब आने वाले वक्तों में देखिए टर्न आउट पे फर्क पड़ा है ना, कराची में भी फर्क पड़ा। पीटीआई ने जो डस्का में कार्रवाइयां की उसका फर्क कराची में भी पड़ा। लोगों का जो एक मोरल है वो भी डाउन हुआ, और उनको जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो रीबिल्ड करना, वो अल्लाह का शुक्र है कि डस्का में जो फैसले फिर इदारों ने किए, ईसीपी से आया, सुप्रीम कोर्ट से आया। मुझे यही डर था कि आने वाले वक्तों में लोग घरों से वोट आस्क करने के लिए नहीं निकलेंगे, पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा वोट जो है वो पोल हुआ। और आई बिलीव कि डस्का की अवाम बहुत बहादुर अवाम है, और आने वाले वक्तों में भी अगर हम जनरल इलेक्शन तक जाते हैं या कोई भी ऐसे आते हैं, उसके लिए रिफॉर्म्स, उसके लिए हमारे जो एक प्रेसिडेंट है वो सेट होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में रिगिंग नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। लोगों को भी आप उनका जो एक राइट है उनको एक अपना इस्तेमाल करने देना चाहिए, वो जिस पार्टी को भी आगे लाते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसकी कोई पॉलिसीज प्रोसीजर सेट हो जाने चाहिए। अब तक पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, फिर एक अवाम, उनमें ज्यादा जो जिसको नुकसान पहुंचता है वो अवाम है। स्टेट का पैसा जाया होता है, लोगों का वक्त जाया होता है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये सीखा है पिछले इलेक्शन में, दसका के इलेक्शन में उनको ये और मिला है उनको इसका रिजल्ट। इलेक्शन का जो रिजल्ट जो 10 अप्रैल को रिजल्ट आया है उसमें लोगों ने रद्द अमल शो किया है कि वो अगर अपना राइट इस्तेमाल करने से उनको रोका जाए तो वो अगेंस्ट जाते हैं फिर जो उनको रोके। ठीक, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, अहमद जवाद साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अगर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को सामने रखें तो हारने वाली जमातों की जानिब से जो एतराज़ात सामने आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत को चाहिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए और इंतखाबी इस्लाहात करे ताकि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में हारने वाली जमात इंतखाबी नताइज को उसी तरह तस्लीम करे जिस तरह जीतने वाली जमात तस्लीम करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।